Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to see the topic transition and inner transition elements. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th. And the topics to be covered in this chapter were this many. Out of this, we have covered few of the topics like introduction, position in the periodic table, electronic configuration, oxidation states of first transition series. And if you have not watched those videos, you can click on the I button given above. And today we are going to deal with physical properties of first transition series and trends in atomic properties in the first transition series. Trends in atomic property is a huge topic. So today we are going to cover few points, and few points I will be covering it in the next video. Okay, so the topics that we are going to see today is physical properties and trends in atomic properties of first transition series. So let's begin with physical properties of first transition series. So all transition elements are metal. जो भी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स. तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स है, इसलिए इन्हें कहा भी जाता है ट्रांजिशन मेटल्स. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ये भी कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स और उनमें दिखते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज. कौन कौन से प्रॉपर्टीज? जैसे दे आर हार्ड, they are lustrous, they are malleable, they are ductile, and they can form alloys with other metals because they are metallic in character and therefore they are able to show all the metallic characters. Okay, so all of these transition elements are hard, lustrous, malleable, ductile, and can form alloys with other metals as they are metallic in character. दे आर इवन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं क्योंकि वो मेटल्स हैं. एक्सेप्ट फॉर देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन इन साइंस. एक्सेप्ट फॉर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैग्नीज. ये याद रखना पड़ेगा आपको. जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज, इनमें एक एक्सेप्शन है कि all the other transition elements have one or more typical metallic structure at ambient temperature. So ambient temperature पे सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है. किसी को वन होता है, किसी को वन से ज़्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर भी होता है, बट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज को नहीं होता. तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैग्नीज कोई भी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाते हैं एम्बिडेंट टेम्परेचर पे. ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलाटिलिटी. ठीक है, सारे ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं और लो वॉलेटिल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में कौन सा मेटल यूज़ होता है? ट्रांजिशन मेटल, दैट इज़ मर्क्यूरी. और मर्क्यूरी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता. आपने देखा होगा थर्मामीटर में मर्क्यूरी लिक्विड की तरह भरा हुआ रहता है, करेक्ट. वैसा ही जिंक और कैडमियम का भी नेचर है. तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं और उनमें हाई वोलाटिलिटी होती है. बट बाकी ट्रांजिशन मेटल्स में प्रॉपर मेटेलिक कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे वो हार्ड है और उनमें लो वोलाटिलिटी है. ठीक है, दे ऑल पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स है और मेटल्स में क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट
कम है एज कंपेयर टू दी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये है आपका फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो रेड कलर में है, वो है फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके जो भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। सेकेंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और थर्ड सीरीज में तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे ही आप फर्स्ट से थर्ड सीरीज की तरफ मूव करोगे, सारे एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। बट हम सिर्फ फर्स्ट सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली फर्स्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि मैंगनीज, करेक्ट, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये सब के जो भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कम हैं। और सेकेंड थिंग याद रखना है कि इनमें टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं दिखता एम्बिडेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो उनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज में कौन से ट्रेंड्स दिखते हैं, सिर्फ हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे गौर करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स बिगिन विथ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ये सीरीज में किस तरह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो देखना है। So let's begin with atomic radii of elements of the transition series decrease gradually from left to right. तो periodic table में आप यदि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे ट्रांजिशन सीरीज या डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है आपका फर्स्ट सीरीज कहाँ से शुरू होता है, स्कैंडियम से, और एंड किस पे होता है, जिंक पे। तो आपका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा स्कैंडियम का और सबसे कम होगा जिंक का, क्योंकि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होते हुए इस सीरीज में एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, एटॉमिक रेडियाई कम होता है। ठीक है, तो याद रखना है द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन दिस सीरीज। नाउ व्हाई दिस हैपन? Now, as we move in the transition series from left to right, the nuclear charge increases. जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे इस सीरीज में, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। ठीक है, तो हर एलिमेंट में एक एक यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, The last filled electrons enter a penultimate n-1d subshell। तो हमने पिछले बार भी देखा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सीरीज में, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ पे एंटर होगा, डी सबशेल में, दैट इज n-1d सबशेल में। क्योंकि फर्स्ट सीरीज में क्या होता है, 3d4s, करेक्ट, ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं। लास्ट ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3d4s। पर जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा हमेशा आपका 3d ऑर्बिटल में ही फिल होगा, करेक्ट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। बट इन जनरल डी सीरीज की बात करें या डी ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट n-1d सब शेल में ही फिल होता है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेन अल्टीमेट n-1d सब शेल में। However, d orbitals in an atom are less penetrating or more diffused, and therefore d orbitals offer smaller screening effect। तो डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उनके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब बहुत अंदर नहीं होते। ठीक है, और दूसरा वो मोर डिफ्यूज्ड होते हैं, मतलब वो फैले हुए होते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, उनमें स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये इफेक्ट है कि देखो ये आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के बाहर होगा एस ऑर्बिटल, ये आपका न्यूक्लियस होगा, इसको हम लोग डार्क कलर कर देते हैं, मतलब आपको याद रहे ये आपका न्यूक्लियस है। फिर आया आपका एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल एंड सो ऑन, सारे ऑर्बिटल्स फील होंगे जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं। और अब सपोज आपके पास ये दो ऑर्बिटल्स है, आपका डी ऑर्बिटल ये वाला पेन अल्टीमेट वाला, ठीक है, यहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन है, बट आपका ये वाला जो डी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा डिफ्यूज है, मतलब फैला हुआ है और लेस पेनिट्रेटिंग है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ये आगे के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वाले ऑर्बिटल को शील्ड नहीं कर पाते, मतलब बचा नहीं पाते।
ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ का जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो ज़्यादा अफेक्ट कर पाता है इस वाले ऑर्बिटल को, मतलब आपके पेनल्टीमेट n-1d ऑर्बिटल को ज़्यादा अफेक्ट कर पाता है और ज़्यादा वहाँ तक न्यूक्लियर चार्ज पहुँच पाता है। क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियर चार्ज को बचा सकते थे ये डी ऑर्बिटल के पास जाने से, वो यहाँ पे बहुत कम है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे होता है स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियर्स का जो भी चार्ज है जो पेन अल्टीमेट n-1d ऑर्बिटल तक जा रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है। वो बचा सकते थे ये आगे वाले ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस के करीब हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स उस चार्ज को एब्जॉर्व करके बचा सकते थे डी ऑर्बिटल तक पहुंचने से, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल यहाँ पे लेस पेनिट्रेटिंग है और मोर डिफ्यूज्ड है। उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यहाँ पे पेन अल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा डी ऑर्बिटल मोर एंड मोर डिफ्यूज होता जाएगा, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज इस डी ऑर्बिटल तक पहुंच पा रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा जो आपके n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते जाएंगे, और उसकी वजह से वो डी ऑर्बिटल और भी डिफ्यूज होता जाएगा, और उसकी वजह से जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हाँ, वो क्या करता है, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, वो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा उतना ज़्यादा वो रेडियस स्मॉल होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ तो ये ऑर्बिटल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कम हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ द एटम डिक्रीज होगा। तो हम बात करें स्कैंडियम से जिंक की तरफ, तो स्कैंडियम का साइज होता है बड़ा और जिंक का साइज होता है स्मॉल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होते जा रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा था वो भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई कम होता जाएगा, और वही हो रहा है इस सीरीज में। इसलिए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो सेम थिंग आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में, सेकेंड सीरीज में एंड थर्ड सीरीज में, तीनों भी सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट में आप सेम इफेक्ट देखोगे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है स्कैनियम से जिंक की तरफ, या फिर वाई से कैडमियम की तरफ, या लैंथेनम से मर्क्यूरी की तरफ, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उससे जो भी इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होते जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, और साइज छोटा होते जा रहा है। The elements of first transition series show variable oxidation state। तो ये तो हमने देखा है पिछले वीडियो में ही कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। जैसे हमने देखा था मैग्नीज दैट कैन शो +2 to +7। ठीक है, अब ये एटॉमिक आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे हम। आयोनिक रेडियाई में, आयोनिक रेडियाई मतलब क्या, जो उसके ऑक्सीडेटिव स्टेट वाले एटम्स दिखाएंगे, जैसे मेटल +2, मेटल +3, मेटल +4, सो ऑन। तो आयोनिक रेडियाई जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और कंसिडरिंग द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, ये दोनों कंडीशन से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एलिमेंट हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स लेंगे जिसमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सब में +2 या +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उन्हें कंपेयर करके उनके आयोनिक रेडियाई पढ़ेंगे। और सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेम एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंगनीज, मैंगनीज ही लेंगे और उसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करके उसके आयोनिक रेडियाई पे कंक्लूजन लेंगे।
ठीक है। तो पहला वाला जो है वो है फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज वी आर गोइंग टू कंपेयर वेरियस ट्रांजिशन मेटल विथ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें बात करें तो विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई वाज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब वही है जो हमने एटॉमिक रेडियाई के लिए पढ़ा है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और आयोनिक रेडियाई भी कम होता जाएगा। सो दिस ट्रेंड वॉज सीन फॉर द डाईवैलेंट आयंस फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सो जितने भी डाईवैलेंट आयन है, डाईवैलेंट मतलब क्या होता है, टू प्लस, डाई मतलब टू, वैलेंट आयन मतलब टू प्लस आयन। ठीक है। तो टू प्लस जो भी आयंस है ट्रांजिशन सीरीज के, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उसको कंपेयर किया जाए तो क्रोमियम टू प्लस होता है 82 पिकोमीटर, वाइल कॉपर टू प्लस है 72 पिकोमीटर। मतलब सेम थिंग, जैसे आपने सेम ट्रेंड जो एटॉमिक रेडियाई में देखा था वही आप आयोनिक रेडियाई में देखने वाले हो, कि आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तब आपका एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियाई दोनों भी कम होते जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है the oxidation state of same element shows difference of one unit such as m plus, m2 plus, m3 plus, m4 plus and so on। तो आप सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर कर रहे हो, तो सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, एक एक यूनिट से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है। तो वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, मतलब M प्लस से M4 प्लस की तरफ आप मूव करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो भी आपका न्यूक्लियस का चार्ज है वो लास्ट ऑर्बिटल तक और ज़्यादा जा पाएगा, और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो आपको याद रखना है, जैसे जैसे आप M प्लस से M4 प्लस की तरफ मूव करोगे, सेम मेटल, सपोज मैग्नीज की बात कर रहे हो तो मैग्नीज प्लस, देन मैग्नीज 2 प्लस, देन मैग्नीज 3 प्लस, देन मैग्नीज 4 प्लस। सेम मेटल में यदि आप मूव करोगे M प्लस से M4 प्लस की तरफ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। तो ये हमने देखा है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करने के वजह से जो लास्ट ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के और करीब आ जाएगा, और इसकी वजह से साइज ऑफ दैट आयोनिक रेडियाई विल डिक्रीज। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे आप M2 प्लस से M3 प्लस की तरफ मूव करोगे तो आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द आयोनिक रेडियाई ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। ठीक है। सेम पीरियड्स में यदि एस ब्लॉक एलिमेंट के आयोनिक रेडियाई को आप देखोगे या पी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनिक रेडियाई को देखोगे तो ओ हमेशा ज़्यादा रहेगा डी ब्लॉक पीरियड के आयोनिक रेडियाई से, क्योंकि सेम पीरियड में तीनों ब्लॉक कवर होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। सेम पीरियड, हम सेम ग्रुप की नहीं बात कर रहे हैं, सेम ग्रुप में सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, बट सेम पीरियड की बात करोगे तब उसमें एस ब्लॉक भी, क्योंकि पीरियड्स ऐसे होते हैं, करेक्ट, तो उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट भी आएंगे आपके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, और उसके बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, करेक्ट। तो सेम पीरियड में यदि आप बात करो तो जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनिक रेडियाई आप देखोगे तो वो ज़्यादा रहेंगे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनिक रेडियाई से। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको लगेगी। So, the ionization enthalpies of transition elements are intermediate between those of S और P block elements. So, जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगने वाली है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट से, वो हमेशा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में लगेगी। ठीक है। तो एस में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और पी में कम एनर्जी लगती है, पर डी में इंटरमीडिएट एनर्जी लगेगी। ठीक है। इससे ये कंक्लूड होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। तो ग्रुप 1 एंड 2 किसको बिलोंग करता है, एस ब्लॉक को। ठीक है। तो ग्रुप 1 एंड 2 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 and 2, दैट इज लेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट. तो इसकी वजह से जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सिर्फ आयोनिक बॉन्ड्स बना पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बना पाते हैं. बट आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आयोनिक प्लस कोवैलेंट बॉन्ड बना पाते हैं, तो दोनों भी बॉन्ड बना पाएंगे, आयोनिक भी और कोवैलेंट भी, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. अब वो कब आयोनिक और कब कोवैलेंट बनाएंगे? तो जो एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़्यादातर बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, और जिनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बनाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स. तो आप सेम एलिमेंट की बात भी करें तो सेम एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनाएगा आयोनिक कंपाउंड, और वही एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड. तो कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन मेक which type of compound? So they can make both ionic also and covalent also. Why? Because they are less electropositive than the s block elements, and because of that they can form ionic and covalent bond both. तो जो भी एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बनाएंगे आयोनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बनाएंगे कोवैलेंट. Now, for a given element, there is substitutable increase for the first ionization enthalpy to the third ionization enthalpy. तो कोई भी एलिमेंट की बात करो, तो सपोज आप क्रोमियम की बात कर रहे हो, तो क्रोमियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगा एज कंपेयर टू थर्ड. मतलब क्रोमियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी लग रहा है, सेकेंड के लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है. मतलब क्रोमियम प्लस आयन इजली बन सकता है एज कंपेयर टू क्रोमियम 3+ से, क्योंकि उसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, 2994 किलो जूल पर मोल. और यही ट्रेंड आप पूरे सीरीज में देख सकते हो. आप स्कैंडियम की बात करो, टिटेनियम की बात करो, वैनेडियम की बात करो, या मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, किसी की भी बात करो, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. सो एज in this series you move from the ionization energy first to ionization energy third, the energy goes on increasing, और इसलिए यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. Now, the atoms of elements of third transition series possess filled 4f orbitals. अभी हम इसकी स्टेटमेंट में जाने के पहले यहाँ पे ये ग्राफ को समझेंगे. तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ तो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही पढ़ा है. अब यहाँ पे है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये वाला जो है टिटेनियम से लेके कॉपर तक वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जिरकोनियम से लेके सिल्वर तक सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, हॉफनियम से लेके गोल्ड तक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी आप देख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. फिर सेकेंड वाला का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो फर्स्ट सीरीज से ज़्यादा है. तो ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज का सपोज टिटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज टिटेनियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू जिरकोनियम, और हॉफनियम की तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है. ठीक है. तो जैसे आप ग्रुप में की बात करो, पीरियड में तो ठीक है, ग्रुप में जब आप बात करोगे तो टिटेनियम, फिर जिरकोनियम और हॉफनियम की, तो हॉफनियम जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. नाउ वाई, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि डी सीरीज में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब थर्ड सीरीज का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से. ठीक है. तो थर्ड सीरीज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है.
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पोजेस फील्ड 4f ऑर्बिटल। तो ये 4f ऑर्बिटल फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में नहीं होते, बट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 4f ऑर्बिटल होते हैं। और जो 4f ऑर्बिटल होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो पेलिकुलर डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है। तो डिफ्यूज स्ट्रक्चर होने की वजह से पुअर शील्डिंग दिखाते हैं। As a result, the valence electron experience greater nuclear attraction। अब मैं बताऊंगी, तो देखो ऐसा होता है, ये जो है वो एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या टिटेनियम की बात कर लो, ठीक है। तो सपोज उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी ऑर्बिटल में, ठीक है। बट आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो रहा है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपके पास 4f ऑर्बिटल है, और ये जो 4f ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है? आपके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर पा रहा, ज़्यादा नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफ्यूज है। और इसके वजह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक या लास्ट ऑर्बिटल तक जा पा रहा है, वो लिटिल कम है, थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा आपके लास्ट ऑर्बिटल तक पहुंच पा रहा है, और इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फेस करता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फेस करता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे थोड़ा सा ही न्यूक्लियर चार्ज को फेस कर रहा है, बट थर्ड सीरीज का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। उसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बॉन्ड करके रखेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और जैसे ये ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करके रखेगा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो टाइटली बाइंड है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड होने की वजह से यदि आपको उसको बाहर निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके वजह से क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेस एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज मच मोर देन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इसका आंसर ये है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होते हैं 4f ऑर्बिटल जो फील्ड होते हैं। ये 4f ऑर्बिटल होते हैं डिफ्यूज शेप के, उसकी वजह से वो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास है वो ज़्यादा जाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे कम न्यूक्लियस चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुँच पा रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुँच पाता है। ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज पहुंचने की वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली बॉन्ड करके रखता है, और टाइटली बॉन्ड करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना मतलब ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसके वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज वेरी मच मोर देन द फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो आप यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कर सकते हो एक साथ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करें तो atomic size from scandium to zinc is goes on decreasing। साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सेम थिंग आप M2+ या M3+ के लिए भी कह सकते हो। M2+ और M3+ में भी आप स्कैंडियम से टिटेनियम की तरफ, जिंक की तरफ मूव करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जो भी है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज यू मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ये सारे एटम्स की साइज छोटे होते जा रही है। जितना ज़्यादा साइज छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
और उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। और वही रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होते जा रहा है एज कंपेयर टू स्कैंडियम टू जिंक। वाई? बिकॉज योर एटॉमिक रेडियाई हैज़ डिक्रीज्ड and due to that effective nuclear charge has increased. Now we talk about metallic character. So low ionization enthalpies and vacant d orbital in the outermost shell are responsible for metallic character of transition elements. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैं एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो तो कम है, यस, और उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये सब की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। तो वो फेवर करते हैं ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना पाते हैं। The hard nature of this element suggests that the formation of covalent bond is there in them. ठीक है, तो आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं नेचर में, क्योंकि उनमें होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इसलिए सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बना पाते हैं। बट ट्रांजिशन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बना पाते हैं क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हार्ड नेचर ये इस एलिमेंट का ये प्रूव कर सकता है कि उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। And this is possible due to presence of unpaired n-1d electron in these elements. तो इस elements में unpaired d electrons होते हैं और उसके वजह से वो covalent bond बना पाते हैं। Nearly all transition metals show simple hexagonal closed pack structure, cubic closed pack structure, and body centered closed packed structure. And these are the रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू मेटल्स। जो भी ट्रू मेटल्स होते हैं वही ये स्ट्रक्चर्स दिखा पाते हैं। यदि आपको ये स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा चैप्टर 1 का वीडियो देख सकते हो, दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जो भी ट्रू मेटल्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारे स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं। इसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बना पाते हैं एंड दे आर ट्रू मेटल्स। Okay, now in all this transition series melting point steadily increase up to D5 configuration. मतलब आप D1 से D5 की तरफ मूव करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सो D1 से D5 की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, D5 के बाद मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कब तक बढ़ेगा? D5 कॉन्फ़िगरेशन तक, मतलब आपका D ऑर्बिटल हाफ फिल होने तक। ठीक है, हाफ डी का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का होता है, हाफ फिल्ड मतलब 5, तो डी ऑर्बिटल हाफ फिल होने तक आपका ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगेगा। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन शो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका दिखता है? क्रोमियम का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, मोलिब्डेनम का सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में एंड टंगस्टन का थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? तो उसका आंसर है क्रोमियम। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? आंसर है मोलिब्डेनम। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? आंसर है टंगस्टन। और अब बात करें एक्सेप्शन की, तो मैग्नीशियम एंड टीसी डिस्प्ले एनोमलस बिहेवियर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट का जो बिहेवियर है वो डिफर होता रहता है। एनोमलस मतलब डुअल टाइप ऑफ नेचर, मतलब वो हमेशा कम ज़्यादा होता रहेगा। आफ्टर दिस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो D5 तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने वाला है, और D5 के बाद जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका दिखता है? क्रोमियम का फर्स्ट सीरीज में, मोलिब्डेनम का सेकंड सीरीज में एंड टंगस्टन का थर्ड सीरीज में। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये नोट डाउन कर लेना। सो फर्स्ट, कैन यू रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सब्सटेंस को अप्लाई होता है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होगा या फिर वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा।
ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सब्सटेंस को अप्लाई होगा तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होने वाला है, या तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पैरामैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिज्म। ये टर्म समझने के लिए आप सॉलिड स्टेट जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन करना हो तो ये बोलूँगी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है वो होता है डाईमैग्नेटिक। ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ठीक से। सो the compounds of transition metals exhibit magnetic property due to unpaired electrons in their atoms and ions। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एटम्स में भी और आयंस में भी, और उसकी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा पाते हैं। तो आपको पता होगा जिस जिस भी मॉलिक्यूल में या सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। So when a magnetic field is applied, substances which are attracted towards the applied magnetic field are called paramagnetic, while the substances which are repelled are called as diamagnetic। तो आपने दो चार सब्सटेंस रख दिया है और उनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अप्लाई करते ही जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, जो अट्रैक्ट होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा वो होगा, दैट इज रिपेल करेगा, होगा डाईमैग्नेटिक। सब substances are attracted very strongly and they are called as ferromagnetic। ferromagnetic मतलब बहुत ज़्यादा हद तक अट्रैक्ट होना, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। Now among transition metals, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू के लिए आता है। तो यदि आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करो तो फेरोमैग्नेटिक मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले मेटल्स कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, एंड दोज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। When magnetic field is applied externally, all unpaired electrons in these elements and their compounds align in the direction of applied magnetic field. ड्यू टू दिस मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी एनहांस। तो इस क्या होता है, आप जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस को रखोगे और उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये सब्सटेंस सारे के सारे उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और उनके जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगे। तो सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे भी रैंडमली कैसे भी प्रेजेंट है, कोई ऐसे कोई ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे, ठीक है, और अभी आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्थ डायरेक्शन में दिया है। तो जो ये वाले जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी अलाइंड है, पर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में दिया, तो ये क्या होगा, ये सारे सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होने लगेंगे और सारे के सारे उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगे, और उसके वजह से वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाने लगते हैं। सो दिस मेटल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड दे एक्वायर पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल में ये प्रॉपर्टी होते हैं कि उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और उनमें हम लोग परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद भी ये जो एलिमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो आपको पता होगा कि आपकी सुई जो होती है वो मैग्नेटिक नहीं होती, बट यदि आप सुई को एक मैग्नेट में अटैच कर दो और फिर उसको मूव करो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। वो होता है टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मैग्नेट को अटैच होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। बट आयरन, कोबाल्ट, निकल में आप परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल सकते हो, क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी है कि उनका इलेक्ट्रॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आउट ऑफ दिस। तो इतने सारे स्पीशीज है उसमें से आपको पैरामैग्नेटिक स्पीशीज निकालना है।
पैरामैग्नेटिक स्पीशीज निकालना है मतलब ऐसे स्पीशीज चूज करना है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो पहला है कॉपर 1। तो कॉपर 29 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29। तो कॉपर का 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, बट हम कॉपर 1 की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, करेक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कॉपर 29 ऐसे है, ठीक है। कॉपर 29 में पैर होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि कॉपर इज एन एक्सेप्शन, और वो अपने आप को कंप्लीटली फिल करने के लिए एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेता है। तो ये है कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कॉपर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और कॉपर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए कॉपर 1 इज़ नॉट पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात करते हैं Fe3+ का। तो Fe में होते हैं डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ऑर्बिटल में। 3+ की बात कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आप एस ऑर्बिटल से निकाल लोगे और एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से, तो बचे 5 इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हो Fe3+ में पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। नेक्स्ट है निकल 2+। तो निकल 2+ का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 and 4s0, और इसमें देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है निकल 2+ में, और इसलिए ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं जिंक 2+ की। तो जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s0, और यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए जिंक 2 नहीं है पैरामैग्नेटिक, वो है डाईमैग्नेटिक। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन दे आर डाईमैग्नेटिक, इफ इवन वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड देन देयर इज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट इज कैडमियम 2+। कैडमियम 2+ में भी 4d10 and 5s0 होता है, तो यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और इसलिए कैडमियम 2+ में भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता, और वो है डाईमैग्नेटिक इन नेचर। अब बात करें Pd2+ में। तो Pd2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d8 and 5s0, तो इसके डी ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिमिलर टू जिंक, और इसलिए Pd2+ भी हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। सो आउट ऑफ दिस Fe3+ with 5 unpaired electron, Ni2+ with 2 unpaired electron, and Pd2+ with 2 unpaired electrons are paramagnetic in nature. अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट किससे आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। तो सिर्फ ये वर्ड याद रखिए आप, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मिलाकर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या दिखाते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सीरीज है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्वेंच कर सकते हैं, मतलब स्टॉप कर सकते हैं। क्वेंच करना मतलब उसको स्टॉप करना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, बाकी ट्रांजिशन सीरीज में नहीं, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्वेंच किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है। और इसलिए फर्स्ट सीरीज का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसे क्या किया जाता है, निग्लेक्ट। तो जो फर्स्ट सीरीज है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निग्लेक्ट किया जाता है, तो उसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए 2 टाइप ऑफ मोमेंटम है, स्पिन प्लस ऑर्बिटल, बट ऑर्बिटल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इग्नोर हो गया, तो आपका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज द स्पिन ओनली फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर सो एंड सो, तो उसका फॉर्मूला है दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n n+2 bm, दिस इज द यूनिट। ये याद रखना, यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी आपको आयन या एलिमेंट दिया है उसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है n, सो n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड m इज द m मतलब म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड bm इज द बोर मैग्नेटॉन। bm क्या है, बोर मैग्नेटॉन। और अभी इसमें यदि आपके मॉलिक्यूल में या आपके एलिमेंट में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
सिर्फ आपके मॉलिक्यूल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका एन हो जाएगा 1 इंटू 1 + 2। तो 1 + 2 क्या हो गया 3, 3 इंटू 1 इज 1, √3 इज इक्वल टू 1.73 bm. So if you have only one unpaired electron, then your magnetic moment is 1.73 bm. अब नेक्स्ट है ट्राई दिस. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अभी आपको क्या दिया हुआ है, एन प्रोवाइडेड है. तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन इज एन इज इक्वल टू 3. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू. सो दिस इज इक्वल टू √n+2. तो n है 3, तो 3 इंटू 3+2 √ फिर इसको सॉल्व करोगे तो 3+2 कितना हो गया, 3+2 हुआ 5 इंटू 3 15. सो √15 इक्वल्स टू 3.88. तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 3.88 bm. डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन bm. तो आपके जब भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.88 bm, दैट इज मोर देन 1.73 bm. नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर. अ मेटल आयन फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट. मतलब n कितना है अभी आपका 2, इस केस में n कितना है आपका 2. सो द मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2, that is √2 2 + 2. So 2 + 2 is 4 into 2 is 8 √8. So the magnetic moment is 2.83 bm. The magnetic moment for 2 unpaired electron is 2.83 bm. अब ये चार्ट देखो, यहाँ पे है सारे 3+ आयन, स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 3+, वैनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, एंड सो ऑन टिल जिंक 2+. सम आर 3, सम आर 2. अभी आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D10 तक. तो ये क्या बेसिकली क्या है, इसमें है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D1 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D6. अब पेयरिंग शुरू हो जाती है, करेक्ट. पांचों भर दिया आपने और एक पेयर कर दिया, तो उसकी वजह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. D7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो आप 0 से शुरू होकर 0 पे एंड हो गए. तो आपको याद रखना है, यदि D0 से D10 सिस्टम तक जाओगे तो 0 1 2 3 4 5 पे आओगे, 5 से वापस उल्टा जाओगे, 4 3 2 1 0. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को याद रखना है. तो ये ट्रिक है, 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1. तो आपको बेसिकली सिर्फ इतना मैग्नेटिक मूवमेंट लर्न कर लेना है. ठीक है. एग्जाम के लिए आपको यदि सॉल्व करने का टाइम बचाना है तो आपने इतना मैग्नेटिक मूवमेंट लर्न कर लेना है. तो आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है 0, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है 1.73, क्योंकि √3 हो जाएगा, करेक्ट. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3.87, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4.90, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5.92. और वापस आपको उल्टा जाना है, 4.90, 3.87, 2.84, 1.73 एंड 0. तो आपने सिर्फ ये मैग्नेटिक मूवमेंट लर्न कर लिया तो आप मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो म्यू एक्चुअली डायरेक्टली एन पे डिपेंड होता है. तो आपको यदि म्यू गिवन है तो आप एन फाइंड आउट कर सकते हो, और एन गिवन है तो आप म्यू फाइंड आउट कर सकते हो. और ये दोनों के लिए ये सारे वैल्यूज काम आएंगे. तो आपको क्या याद रखना है, 0 1 2 3 4, फिर 5 के बाद 4 3 2 1 0, और 0 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट. सिर्फ इतने 4-5 वैल्यू याद रखें तो एग्जाम में आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो ये एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ एटॉमिक नंबर 25. तो एटॉमिक नंबर आपको 25 दिया हुआ है और ये कहा गया है कि वो डाइवैलेंट कैटायन है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन 25 में से लूज करने वाला है. तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फाइनली, 23. डाइवैलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, डाई मतलब 2, वैलेंट मतलब 2+. तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हो जाएंगे 23. तो आपको 23 एटॉमिक नंबर के लिए आपको उसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है. तो 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइवैलेंट
कैटायन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, AR, और ये हो जाएगा, ये 18 हो गया करेक्ट, फिर 19, 20, 21, 22, 23। मैंने बताया 23 क्यों, क्योंकि आप बात कर रहे हो 2 प्लस कैटायन की, और 2 प्लस कैटायन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन इस 25 वाले एलिमेंट से निकालने पड़ेंगे, तभी उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसके पास बचता है सिर्फ 23 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनली सिर्फ 23 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है, दैट इज़ AR का क्या हुआ 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s में 0। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए n क्या हो गया 5। तो म्यू इज इक्वल टू √n+2, दैट इज 5 इंटू 5+2। तो 5+2 कितना हो गया, अभी देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने लर्न कर लिया है, वो है 5.92। तो यहाँ पे आप जल्दी से लिख दोगे 5.92, क्योंकि आपने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पहले से लर्न किया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ वो 5 वैल्यूज आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट कैटायन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 27। तो अर्लियर हमने किसके लिए पढ़ा, एटॉमिक नंबर 25 के लिए, अब 27 के लिए। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन क्या है, Z = 27। तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गॉन 18 + 7, दैट इज 3d7 एंड 4s2। तो ये हो गया टोटल 27। बट हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, डाइवैलेंट कैटायन के लिए, दैट इज M2+ के लिए, ठीक है। M2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, AR3D7। मतलब d ऑर्बिटल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में फिल करोगे, क्योंकि d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले एक एक सब में फिल करोगे, फिर पेयरिंग करोगे, और आप देखोगे कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, दैट इज n = 3। फॉर्मूला इज mu = √n+2, दैट इज mu = √3 × 3 + 2, mu = √15, which is the value is 4, near about 4 BM, that is 3.94 PM। तो इस तरह से आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपने वो टेबल अच्छे से याद रखा, तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है तो उससे n फाइंड आउट कर पाओगे, n गिवन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you have liked my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep on moving. That's all for today. Thank you. Stay tuned.